गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अवकलन का टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो अवकलन जो 11वीं क्लास में था थोड़ा सा टच उसका भी लेंगे और उसके हिसाब से ही हम अपने 12th क्लास के अवकलन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अवकलन शुरू करने से पहले एक 5 बेसिक फंडामेंटल रूल आते हैं। और बेसिक फंडामेंटल रूल का मतलब मूलभूत नियम। तो 5 नियम होते हैं, ये 5 मूलभूत नियम हैं। पांच मूलभूत नियम हैं और ये 5 मूलभूत नियम वो हैं जो आपको फिजिक्स वाले सर ने पहले भी करा रखे हैं। और फिजिक्स वाले सर ने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें 5 नियम आपको जो बताए थे वो इस तरह से थे। एक बार हम उसका हल्का सा रिवीजन ले रहे हैं। रिवीजन लेने के बाद फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट, पहला ये था कि हमने रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, उसमें रिलेशन फंक्शन में जो फंक्शन हमारे पास आया उस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे थे fx से डिनोट कर रहे थे, fx से प्रदर्शित कर रहे थे और इसी fx को हम कह देते हैं y। तो ये भी बोला गया था उस टाइम पर 11वीं की क्लास के अंदर, रिलेशन फंक्शन का टॉपिक था कि y बराबर fx होता है। बताई थी ये बात, है ना। तो y बराबर fx होता है तो आपको कहीं पर fx भी लिखा मिल सकता है, कहीं पर y भी लिखा हुआ मिल सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 मूलभूत नियम के अंदर हम y का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा और कारण क्या है वो भी अभी आगे बताएंगे कि क्या रीज़न रहेगा इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो पहले हम नियम की बात करते हैं, पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। पहला नियम कि अगर कोई फंक्शन होता है यानी कि कोई फलन है और वो फलन अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। ये पहला नियम था जो बेसिक नियम था कि मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दिया, जैसे y बराबर 100 लिखा हुआ है, y बराबर 100 है, 7 है, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी है। अगर y बराबर इस तरह से लिखा हुआ है, फिर आपसे कहा गया कि भाई अब इसका अवकलन कर दो। तो अवकलन करने के लिए dy/dx और बराबर 0, ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट हो गया, यानी पहला रूल था कि किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास की बातें चल रही हैं अभी और वो भी फिजिक्स में ये पढ़ाया गया था आपको। नंबर 2, दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। दूसरे पॉइंट में था कि अगर कोई फलन इस प्रकार का हो जिसमें कोई कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और उस कांस्टेंट के साथ में कोई फलन लगा हुआ हो, जैसे sin x आ गया, cos x आ गया, e⁻x आ गया, log x आ गया, या कुछ भी जैसा भी है। अगर हमें इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन करने के लिए आपको ये करना है कि dy/dx बराबर फर्स्ट पार्ट को, अभी यहाँ क्या बताया है, यहाँ ये बोला गया कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, यही बात बताइए। अब क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर भी तो कांस्टेंट है। तो कई जने क्या सोचते हैं भाई इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा। कांस्टेंट के साथ में अगर कोई फलन गुणा में है, कोई भी फलन हो सकता है, और यहाँ पर बेसिक हम फलन उस चीज़ को मानेंगे कि इधर y रहे इधर x रहे, ऐसा होगा। अभी फ़िलहाल हम इसको चेंज करेंगे, जब पैरामेट्रिक फॉर्म आएगी तो वो चेंज हो जाएगी। अब आता है कांस्टेंट को ऐसा कैसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, और sin x का अवकलन कर देना है। तो ये कुछ रूल्स है कि sin x का जो मान होता है या अवकलन होता है वो किसके बराबर होता है, cos x होता है। तो इसका आंसर होगा 5 cos x। ये dy/dx निकल गया, दूसरा रूल हो गया। नंबर 3 आता है। तीसरे रूल में ये होता है कि अगर कोई फलन आपको इस प्रकार का दिया गया हो जिस फलन के अंदर कोई भी चीज़ प्लस में हो, कोई भी 2 फलन हो, 3 फलन हो, 4 फलन हो, कितने भी फलन हो, और अगर वो प्लस में है या वो माइनस में है तो उनको उसी चिन्ह के साथ आगे रखना है। प्लस है तो प्लस ही लगा के चलेंगे, माइनस है तो माइनस ही लगा के चलेंगे, और हर फलन का अलग अलग अवकलन करेंगे। जैसे अभी थोड़ा डिटेल नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी डायरेक्ट केवल फंडामेंटल रूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल के साथ इसको हल करेंगे। यहाँ पर है, मान लीजिए जैसे कोई फलन आपको दिया गया है कि sin x प्लस e⁻x प्लस जैसे ले लेते हैं tan x, इस प्रकार का ले लिया कुछ कि sin x है प्लस e⁻x है प्लस tan x है। तो 3 फलन आ रहे हैं। अब देखो अंतर लेके चलना इसके अंदर। यहाँ पर पहला फंक्शन था उसके अंदर आ रहा है कांस्टेंट, कुछ नहीं आ रहा, कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 हो गया। अब क्या होता है, कांस्टेंट के साथ में कोई फलन चल रहा है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, केवल sin x का अवकलन कर देना है, वो cos x हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है कि sin x है, e⁻x है, tan x है,
आपकी जो इच्छा करे वो चिन्ह लगाएं, या सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है, कुछ भी। मान लीजिए हम दोनों ही लगा के चलते हैं, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। तो इसका मैटर ये बनेगा कि आपको प्रत्येक फलन का अलग अलग अवकलन करना है और इसका डिफरेंशियल करना है। तो हम इसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉज एक्स होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, tan x का sec स्क्वायर x होगा। और इस तरह से ये अवकलन कंप्लीट होता है। प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। ये आपका थर्ड रूल है। नंबर 4 बहुत फेमस रूल है, चौथा, और आपने कई सवाल किए भी होंगे फिजिक्स के अंदर, कई न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर भी इसका यूज़ हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फलन है हमारे पास y बराबर और इसमें है e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो इस रूल को हम कह देते हैं, नॉर्मली इसको बोला जाता है u इंटू वी का नियम, जिसको आपने कई बार नॉर्मल वैसे भी याद रखा होगा कि भाई ये u इंटू वी होता है। u इंटू वी बेसिकली क्या है, ये एक फार्मूला था कि अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं, यानी कि अवकलन करना चाहते हैं किन्हीं दो फलनों का, तो दो फलन है, अब पहले फलन को हम u मान लेते हैं, u बोल देते हैं ना, सेकंड फलन को v मान लेते हैं। तो रूल क्या बनता है कि पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो मतलब कांस्टेंट मान लें इसको, और केवल हमें दूसरे वाले का अवकलन करना है। फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और फिर पहले वाले का अवकलन कर देते हैं। मतलब यहाँ छोड़ना वर्ड जो हम नॉर्मली बातों में अपना यूज़ करते हैं कि जनरली बोल देते हैं छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब होता है कि इसको कांस्टेंट मान लिया है। तो आप u को कांस्टेंट मानते हो, v का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, फिर v को कांस्टेंट मान लेते हैं, u का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ये नंबर 4 है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं तो देखें क्या आता है। जैसे dy बाई डी एक्स आया, dy बाई डी एक्स है, इसको आप कर रहे हैं यानी ये u है, इसको हम u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है e की पावर x, इसको कांस्टेंट कर देना है, इसको कांस्टेंट कर दिया, e की पावर x हो गया। साइन x है, साइन x का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स लिख दिया। उसके बाद में इसी रूल को फॉलो करते रहना है, ये प्लस आएगा। उसके बाद साइन x को कांस्टेंट मान लिया और e की पावर x का अवकलन कर दिया। अब इसको हल करिए, e की पावर x कांस्टेंट चल रहा है, इसका कुछ नहीं करना। साइन x है, साइन x का अवकलन हो रहा है तो साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, प्लस साइन x कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और e की पावर x है तो इसको e की पावर x रख दिया। अब आगे फिलहाल अभी हम केवल फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें e की पावर x कांस्टेंट ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब हुआ इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा 4 फार्मूले हमारे लिए कंप्लीट हो गए हैं, और क्लास 12वीं की मैथ्स क्लास की ये पहली वीडियो है, और अवकलन का टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। अवकलन का टॉपिक थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिलेटेड करूँगा इसको 11वीं क्लास से भी, क्योंकि जो बच्चे 11वीं में जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ी है या ढंग से नहीं पढ़ी है, वो इसको 11वीं के साथ को रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो उनके लिए मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और ये लगभग 7 नंबर का टॉपिक बनता है हमारे लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार और फिर इसको मिटाते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। 5वां रूल है इसका, जो इसका मूलभूत नियम का 5वां और लास्ट नियम है, जिसको आप u अपॉन v के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अगर कोई फलन हमारे पास है, नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं, जैसे e की पावर x है और अपॉन में ले लेते हैं साइन x ही ले लेते हैं। तो अगर कोई दो फलन हैं और दोनों के दोनों फलन अपॉन में चल रहे हैं, बटे में चल रहे हैं, तो इसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ये u अपॉन v का नियम है। u अपॉन v का फॉर्मूला 11वीं क्लास में, फिजिक्स क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे u अपॉन v है, अब इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला फंक्शन है, उसका तो स्क्वायर कर दिया, जनरली हम इसको v स्क्वायर बोल देते हैं। फिर v को कांस्टेंट छोड़ दिया, फिर u का अवकलन कर दिया, फिर माइनस आएगा, फिर u को कांस्टेंट कर दिया और v का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ये फार्मूला बनता है। अभी तक ये 5 फार्मूले जो हैं उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने कुछ नया काम किया है, क्योंकि ये फिजिक्स क्लास में आपके हो चुके हैं। अब
इसका अवकलन कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले v स्क्वायर। अब देखो v क्या है यहाँ पर, ये जो पूरा फंक्शन बन रहा है ये तो v बन रहा है, और ये जो पूरा फंक्शन बन रहा है इसको हमने u नाम दिया, केवल नाम दिए हैं, ये माने गए हैं। तो साइन x है, साइन मतलब v स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा और हम क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर x। फिर साइन x को कांस्टेंट छोड़ दिया, साइन x को कांस्टेंट छोड़ा, e की पावर x का आप अवकलन करेंगे तो इसको लिख देंगे e की पावर x, फिर माइनस e की पावर x को कांस्टेंट छोड़ दिया, उसके बाद आ जाता है साइन x। ठीक है, v स्क्वायर है, v स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर x हो गया, उसके बाद में साइन x को छोड़ दिया मतलब v को छोड़ दिया, e की पावर x का अवकलन कर दिया, फिर माइनस आ गया, सूत्र के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, e की पावर x आ गया, कांस्टेंट छोड़ा और फिर सेकंड वाले का अवकलन कर दिया। तो हम इसको ये कह सकते हैं भाई v स्क्वायर, फिर v, फिर पहले u का अवकलन, फिर माइनस, फिर u को छोड़ा गया, फिर v का अवकलन कर दिया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस बनता है। साइन x को छोड़ दिया, e की पावर x का, e की पावर x अवकलन होता है माइनस e की पावर x, और साइन x का अवकलन होता है cos x, और अपॉन में साइन स्क्वायर x, सेम ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों में से कॉमन आ रहा है e की पावर x, तो यहाँ आ जाता है साइन x माइनस कॉज x अपॉन साइन स्क्वायर x। फिलहाल अभी ज़्यादा कोई करेक्शन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल रूल्स पढ़ रहे हैं। तो ये 5 नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग अवकलन की शुरुआत होती है, और इस अवकलन की शुरुआत में फिजिक्स की क्लास में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी सब का हमने एक हल्का सा रिवीजन लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आ जाएं थोड़ा सा अपने बेसिक कंडीशन पर। अब बेसिक कंडीशन हमारी ये बनती है कि जब हम ये चीज़ हमारे सामने आती है तो कई बार, अब हम जा रहे हैं मैथ्स की तरफ। अभी तक तो आपने फिजिक्स के हिसाब से जो 5 फंडामेंटल रूल किए थे ये हैं। फंडामेंटल रूल या मूलभूत नियम का मतलब होता है कि जब भी आप अवकलन करेंगे इनमें से 5 में से कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर काम आएगा। ठीक है, इनके बगैर कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये ज़रूर उसके अंदर मिला हुआ होगा। बाकी कुछ रूल्स भी हैं, उनके लिए भी काम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, प्रथम सिद्धांत को और देख लेते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। हालांकि यहाँ जर्नल प्रथम सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 11वीं क्लास में प्रथम सिद्धांत से अवकलन को नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ये अवकलन समझना मुश्किल हो जाता है, और फिर वो उसको रटने लग जाते हैं। तो रटने का काम ख़त्म करते हैं, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझकर कि क्यों, क्या और कैसे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन बनता है कि अभी तक जैसे कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने y बराबर साइन x लिख दिया और उसके बाद इसको dy बाई डी एक्स कर दिया, तो ये जो dy बाई डी एक्स इसका मीन्स क्या निकल के आ रहा है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स ये क्यों लिखा गया, क्या कारण था, क्या सिस्टम है ये, और इनकी पूरी डिटेल आपको मिलती है प्रथम सिद्धांत से, जो कि 11वीं क्लास का टॉपिक है, और ये हमारे 12th के चैप्टर से भी रिलेटेड करेगा। जैसे इसको हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए कोई जैसे इसमें भी वही है कि इसमें भी 5 रूल्स होते हैं। 5 रूल क्या हैं इसको मैं सवाल के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले अपना नॉर्मल लेके चल रहे हैं कि कोई फंक्शन हमको दिया गया y बराबर साइन x, और ये कह दिया, सबको पता है कि y बराबर साइन x होता है तो भाई dy बाई डी एक्स करेंगे cos x आएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से पुटअप होता है कि भाई y बराबर साइन x है तो dy बाई डी एक्स बराबर cos x, यानी इसका अवकलन साइन x का अवकलन cos x क्यों होता है। पहली कंडीशन तो यही आ जाती है, क्योंकि अभी तक आपको अगर ये कह दें कि भाई 18-19 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले शुरू वाले, तो अगर 18-19 फार्मूले में लिख दूँ, आपको याद करने हैं, याद तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कोई पूछ ले कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या जवाब रहेगा हमारे पास। तो हमारा जवाब रहेगा प्रथम सिद्धांत से, कि जितने भी फार्मूले अवकलन के बनते हैं ये सभी फार्मूले कहाँ से बने हुए हैं, प्रथम सिद्धांत से। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अब क्या होगा,
जैसे अब इसके रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा सेट करना है और लास्ट में इसका आंसर cos x आएगा। जो फंक्शन हमको दिया जाए, जो फलन दिया जाए, जैसे y बराबर sin x दे दिया, तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण नंबर 1 के बाद दोनों पक्षों में, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों के x तथा y में आंशिक वृद्धि करने पर। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों के x तथा y में आंशिक वृद्धि करने पर। अब दोनों पक्षों की बात हो रही है यहाँ पर y है तो आप इसमें y में ही आंशिक वृद्धि करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x में ही आंशिक वृद्धि करेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर y में आंशिक वृद्धि, अभी एक नया वर्ड आया है यहाँ पे आंशिक वृद्धि। अभी आंशिक वृद्धि क्या होता है? आंशिक वृद्धि का मतलब है कि आप इतनी मामूली सी वृद्धि करो जिससे लिमिट में पढ़ा हुआ है इस चीज़ को हमने, जिसको हम डेल्टा x टेंस टू 0 कहते हैं। डेल्टा x टेंस टू 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है वो इतना छोटा है कि वो लगभग 0 की ओर अग्रसर है। 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा x टेंस टू 0 बोलते हैं। अब इसमें अगर हम आंशिक वृद्धि कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और अगर इसमें x में वृद्धि कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, जनरली जब हम काम करते हैं तो कई जने इसको कैसे लिख देते हैं, और ये जब आप शुरुआत में काम कर रहे होते हैं तो शुरुआती गलतियाँ होती हैं ये सारी, कि आपने लिख दिया इस तरह से, वो डेल्टा x है इधर तो डेल्टा x आएगा, कि साइन x प्लस डेल्टा x ऐसे लिख दिया, है ना। क्यों लिख दिया? दिमाग में क्या बात रहती है कि भाई यहाँ भी तो डेल्टा y जोड़ दिया तो उधर भी डेल्टा x जोड़ देंगे, वहाँ पे x है, पर ऐसा नहीं होगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, x तथा y में आंशिक वृद्धि, x तथा y में आंशिक वृद्धि हो रही है, और अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? साइन x में वृद्धि हुई है ना, x में नहीं हो रही है, साइन x में हो रही है, और हमें क्या करना है? x में करना है। अगर हम केवल x में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें ऐसे करके चलना पड़ेगा, x में वृद्धि करनी है, तो वही कंडीशन यहाँ पे आती है कि साइन और x प्लस डेल्टा x। बात समझ में आई? y में आंशिक वृद्धि तो y प्लस डेल्टा y, x में आंशिक वृद्धि तो x प्लस डेल्टा x। अंतर समझ में आ गया ना दोनों का? इसमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि साइन x को अलग कर दिया और डेल्टा x कर दिया। कोई भी फंक्शन हो सकता है, बाई चांस जैसे e की पावर x का कर रहे हो आप, है ना, e की पावर x का कर रहे हैं, e की पावर x में अगर कोई कहते कि भाई x में आंशिक वृद्धि करो, तो x में आंशिक वृद्धि जनरली ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि आपको x में वृद्धि करनी है, आपको e की पावर x में वृद्धि नहीं करनी है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे, x प्लस डेल्टा x होगा ऊपर की तरफ पावर। ये हो जाता है समीकरण नंबर 2। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब क्या आता है इसके अंदर? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो देखिए कैसा हो रहा है। इसका LHS है और इसका LHS है, ये दोनों चीज़ें इस तरह से, माइनस y बराबर यहाँ का RHS है साइन x प्लस डेल्टा x, में से माइनस कर देना है साइन x को। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब y प्लस का है, y माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? डेल्टा y। यहाँ से ये जो साइन x प्लस डेल्टा x है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन x यानी साइन a कॉस b प्लस कॉस साइन a कॉस b और कॉस a और साइन b। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। क्लियर? उसके बाद में इधर चल रहा है माइनस का साइन x। इसे फ़िलहाल अभी यहीं छोड़ते हैं और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3।
नंबर 3 तक पहुंच गए। अब आपको करना है इसके अंदर डेल्टा x का भाग। तो दोनों पक्षों में डेल्टा x का भाग करने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा x का भाग करने पर, अब देखें यहाँ पर आ जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर, ये एक पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये तीसरा पक्ष, मतलब 3 पार्ट हैं इसके अंदर। तीनों पार्ट में एक साथ ही लिखते हैं अभी इसको कि साइन x कॉस डेल्टा x फिर प्लस कॉस x साइन डेल्टा x माइनस साइन x और अपॉन डेल्टा x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नंबर 4, अगला स्टेप इसके अंदर बनता है कि यहाँ पर हम लिमिट लेते हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू में बात की है कि जो डेल्टा x है वो एक बहुत न्यूनतम राशि है, सबसे छोटी राशि है, और इतनी छोटी राशि है कि इसका मान लगभग 0 के बराबर है। 11th क्लास में बताया था लिमिट्स के बारे में ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करना है। तो हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं और इसको लिख दें कि दोनों पक्षों में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेने पर, अब क्या होता है यहाँ पर कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन x कॉस डेल्टा x प्लस कॉस x साइन डेल्टा x और माइनस साइन x अपॉन में आ रहा है डेल्टा x। ठीक है, यहाँ तक का काम हुआ। और उसके बाद जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं, इस स्टेप को, ये वाली जो स्टेप आई है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम सिंबॉलिक भाषा में dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, dy बाई dx लिखते हैं। अभी इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब आप यहाँ आ जाओ, इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है, इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखिए डेल्टा x टेंस टू 0 है, यानी कि डेल्टा x क्या है, एक बहुत छोटी राशि है जिसका मान लगभग 0 के बराबर है। तो ये जो डेल्टा x है वो कॉस के साथ भी आ रहा है यहाँ पर, और डेल्टा x यहाँ पर साइन के साथ भी आ रहा है, दोनों के साथ आ रहा है। तो कुछ वैल्यूज़ होंगी, क्या वैल्यूज़ होंगी, अगर ये 0 के लगभग बराबर है तो कॉस डेल्टा x का मान किसके बराबर होता है। जैसे हम इसको 0 ही मान के चलें कि लगभग 0 के बराबर है तो लगभग 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएँ, साइन डेल्टा x का मान क्या होगा कि अगर साइन डेल्टा x की बात हो रही है तो साइन डेल्टा x की वैल्यू, मतलब डेल्टा x को 0 मान के चलो कि साइन 0 अगर होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। पर हम 0 नहीं लिखेंगे। 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 नहीं है, प्रॉपर 0 नहीं है वो, है ना, 0 के लगभग बराबर है। तो साइन डेल्टा x का मान भी लगभग 0 के बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं होगा। तो इस जगह पर यहाँ पर इसके ये मान रिप्लेस होते हैं कि जहाँ पर कॉस डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पे तो आप 1 रखेंगे, 1 पुट कर देंगे, और साइन डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पर रख देंगे साइन केवल डेल्टा x। तो ये आता है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन x कॉस डेल्टा x, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं वहाँ पर, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस कॉस x साइन डेल्टा x, साइन डेल्टा x की जगह पर केवल डेल्टा x रख देना है, और माइनस साइन x है ही, तो माइनस साइन x को हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस साइन x, और अपॉन में चल रहा है डेल्टा x। अब थोड़ा ध्यान से देखें कि ये जो साइन x है और ये साइन x है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। बचता क्या है, सिर्फ हमारे पास बचा dy बाई dx आगे से आ रहा है, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, cos x
इंटू डेल्टा एक्स और अपॉन में चल रहा है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, हो गया। तो साइन एक्स का फलन हम लेके चले थे कि y बराबर साइन एक्स। वाई बराबर साइन एक्स का फॉर्मूला आपने याद किया कि भाई साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कॉज एक्स आता है। पर कोई पूछ ले कैसे आता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है और जितने भी फॉर्मूले हैं साइन एक्स और कॉज एक्स का तो सेम हो जाता है। फिर टेन के लिए, टेन इनवर्स के लिए, या ई की पावर एक्स के लिए, या लॉग के लिए, सब के लिए ये सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, सेम तरीके से सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें।